नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रशेखर कश्यप और आज हम लोग देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन। छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन आज शुरू करने वाले हैं और इसके अंतर्गत हमको क्या क्या पढ़ना है इन सब टॉपिक को देखने वाले हैं। साथ ही साथ आज हम लोग छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार ये टॉपिक को आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि हमको क्या क्या पढ़ना है। पूरे छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन में हमको क्या क्या पढ़ना है इसको हम लोग पहले चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद हमारा कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर होगा कि किस सीक्वेंस में हमको चलना है, मतलब कि किस प्रकार से हमको अपना स्ट्रैटेजी बनाना है, ये हमारा थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन में सबसे पहले हमको छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार इसको देखना है, जो आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। ठीक, यही टॉपिक आज पढ़ाऊँगा। और इसके बाद छत्तीसगढ़ राज्य का जो गठन हुआ है उसका घटनाक्रम, किस प्रकार से छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ, छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किस प्रकार से हुआ, वो घटनाक्रम को देखेंगे। और इसी के साथ ही साथ हम लोग छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय को भी देखेंगे, मतलब कि जो सामान्य जानकारी छत्तीसगढ़ के संदर्भ में उन सबको इसके अंतर्गत देखेंगे। इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे हमारा छत्तीसगढ़ का जो मेन भूगोल का टॉपिक है, छत्तीसगढ़ का भूगर्भिक संरचनाएँ, और इसी के साथ ये भी रिलेटेड है छत्तीसगढ़ की मिट्टियाँ, और इसी के साथ ये भी रिलेटेड है छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन। ठीक है, तीनों को हम लोग सीक्वेंस में पढ़ेंगे। पहले ये पढ़ेंगे, फिर ये पढ़ेंगे, फिर ये पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे। और देखिए, कहीं ना कहीं ये तीनों एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं, इसलिए हमको इन तीनों का कॉन्सेप्ट एक साथ लेकर के चलना है। और एक चीज़ और बता दूं, जैसे कि हम लोग भारत का सामान्य अध्ययन पढ़ेंगे तो उसमें भी हमको भूगर्भिक संरचनाएँ पढ़ना रहता है, मिट्टियाँ पढ़ते हैं, प्राकृतिक विभाजन पढ़ते हैं। तो कहीं ना कहीं भारत का जो भूगोल है, छत्तीसगढ़ का भूगोल, ये दोनों एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं। तो आप लोग जब भी पढ़ें तो एक दूसरे के साथ इस प्रकार से रिलेट कर करके पढ़ें, मतलब कि आप लोग जो कॉन्सेप्ट है उसको पकड़ें। तो भारत के संदर्भ में भी, छत्तीसगढ़ के संदर्भ में भी, दोनों के संदर्भ में आप लोग कॉन्सेप्ट को पकड़ कर चलें। चलिए, इसके बाद हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ में जलवायु। छत्तीसगढ़ की जलवायु किस प्रकार से है, ठीक, उसको देखेंगे हम लोग। और इसके बाद नदी अपात तंत्र, छत्तीसगढ़ का जो रिवर सिस्टम है उसको देखने वाले हैं, कितने प्रकार की यहाँ पे अपात तंत्र पाई जाती हैं, उसकी जितने भी प्रमुख नदियाँ हैं उनकी कौन कौन सी सहायक नदी है, संगम स्थल क्या है, उद्गम स्थल क्या है, उनके किनारे पे कौन कौन सा शहर, कौन कौन सा धार्मिक स्थल बसा हुआ है, इन सभी चीज़ों को देखने वाले हैं। फिर देखेंगे छत्तीसगढ़ के प्रमुख जलप्रपात। अब देखिए, कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की नदियाँ, छत्तीसगढ़ के प्रमुख जलप्रपात और छत्तीसगढ़ में प्रमुख बांध एवं परियोजनाएं, छत्तीसगढ़ में सिंचाई, ये कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं। ठीक है, चारों। तो हमको इनको इस तरह से पढ़ना है कि बाकी जो पिछला है वो रिवाइज होते जाए। जैसे कि हम लोग अपात तंत्र पढ़ लेंगे, तो जब जलप्रपात पढ़ेंगे तो थोड़ा बहुत अपात तंत्र भी रिवाइज हो, ऐसे पढ़ना है। जलप्रपात पढ़ लेंगे तो फिर प्रमुख बांध एवं परियोजनाओं को पढ़ेंगे, फिर से उसमें हमको नदियों को थोड़ा बहुत रिवाइज करना होगा। इसके बाद हम छत्तीसगढ़ की सिंचाई देखेंगे, उसमें भी कहीं ना कहीं हम छत्तीसगढ़ की नदियों को थोड़ा बहुत देखते हैं। ठीक है, हालांकि छत्तीसगढ़ की सिंचाई कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, ये खनिज, उद्योग, परिवहन, ये सभी छत्तीसगढ़ के आर्थिक सर्वेक्षण के अंतर्गत शामिल हो जाता है। और प्रश्न बनता भी है तो आर्थिक सर्वेक्षण के ही जो प्रमुख इम्पॉर्टेंट जो डाटा होता है वहाँ से प्रश्न उठा करके पूछा जा सकता है, मतलब पूछा जाता है। तो हमको छत्तीसगढ़ का जो आर्थिक सर्वेक्षण है उसको भी ध्यान में रख करके पढ़ना है। इन सबको तो पढ़ेंगे ही, लेकिन छत्तीसगढ़ के आर्थिक सर्वेक्षण को भी हमको ध्यान में रख के पढ़ना है। हमारा अगले साइड में हम छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण एवं बजट के बारे में भी बात करेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग पढ़ने वाले हैं। वन एवं वन्यजीव संपदा, ठीक है, वन्यजीव संपदा या फिर वन्यजीव, देखिए इसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, इन सबको इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, छत्तीसगढ़ में किस प्रकार से कितने वन हैं, इन सब के बारे में यहाँ हम लोग देखेंगे। चलिए, इसके बाद देखते हैं इसके बाद पढ़ेंगे ऊर्जा संसाधन और फिर शिक्षा। ठीक है, ऊर्जा संसाधन और शिक्षा, ये भी कहीं ना कहीं आपका आर्थिक सर्वेक्षण के अंतर्गत शामिल हो जाता है। ठीक है, तो इनको ही पढ़ेंगे, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है दोनों, लेकिन हाँ, ऊर्जा संसाधन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो हमको पढ़ना तो दोनों को ही है, लेकिन थोड़ा सा हम लोग ज़्यादा जोर देंगे किसमें, ऊर्जा संसाधन में।
इसके बाद से सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है जनजातियाँ, छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ। बहुत विस्तार से पढ़ेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो इसको हमको बहुत डिटेल में और बहुत इस तरह से पढ़ना है कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है, याद करने का जो क्षमता है वो भी बढ़े। मतलब ऐसा नहीं कि एक साइड से पढ़ते जा रहे हैं, एक साइड से भूलते जा रहे हैं, ऐसा नहीं। कुछ हम लोग इसको मैपिंग के माध्यम से कुछ ट्रिक बना करके इस तरह से मैं आपको पढ़ाऊँगा कि आपको सीधा याद होते जाएगा। इसके बाद लोक कला एवं संस्कृति, छत्तीसगढ़ की जनजातियों के अंतर्गत ही ये भी शामिल हो जाता है। फिलहाल हमको थोड़ा सा इसको दूसरे तरीके से पढ़ना है। तो छत्तीसगढ़ के जितने भी लोक कला संस्कृति हैं उनको हम लोग देखेंगे, ठीक है। इसके बाद है पर्यटन स्थल। पर्यटन स्थल के बारे में बात करेंगे। हालांकि हम लोग जब छत्तीसगढ़ का जिला दर्शन पढ़ते हैं तो इसमें काफ़ी हद तक हम लोग जितने भी पर्यटन स्थल हैं उन सब के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन फिलहाल हम लोग जब इसमें हम सीक्वेंस में पढ़ते हुए जाएंगे तो पर्यटन स्थल को मैं अलग से मैप के माध्यम से पढ़ाते जाऊंगा, ठीक है। कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा पर्यटन स्थल है, उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, ठीक है। इन सब के बारे में हम लोग देखेंगे। फिर पढ़ेंगे प्रमुख व्यक्तित्व, फिर खेल पुरस्कार और प्रमुख योजनाएं। देखिए प्रमुख व्यक्तित्व, खेल पुरस्कार एवं प्रमुख योजनाएं, ये तीनों कहीं ना कहीं ऐसा है कि करंट अफेयर से ज़्यादा रिलेट करता है, ठीक है। हालांकि प्रमुख व्यक्तित्व को थोड़ा सा छोड़ दिया जाए तो ये खेल पुरस्कार और प्रमुख योजनाएं, ये तो काफ़ी हद तक आपका करंट अफेयर्स का ही डाटा पूछ दिया जाता है। जो प्रमुख योजनाएं मतलब जो वर्तमान में योजनाएं, जो नए नए योजनाएं बन रहे हैं, एक डेढ़ साल 2 साल के अंदर जो भी नवीन योजनाएं हैं उसमें से अधिकतर प्रश्न बनता है। पुरस्कार से हमेशा प्रश्न बनता ही है, चाहे वो आपका राज्य अलंकरण पुरस्कार हो या फिर कोई और पुरस्कार हो। जो भी पुरस्कार हो छत्तीसगढ़ में दिए जाते हैं उन सारे पुरस्कार में से कोई ना कोई एक प्रश्न यहाँ से बनता है। चलिए इसके बाद खेल से भी प्रश्न बनता है, ठीक। खेल का महत्व धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है तो खेल से संबंधित जो भी प्रश्न है वो पूछने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। बजट एवं आर्थिक सर्वेक्षण, ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण से पता ही होगा आपको, लगभग 3 से 4 प्रश्न डायरेक्ट पूछा जा रहा है, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे। फिर है पंचायती राज एवं नगरीय निकाय, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, 3-4 प्रश्न पूछ दिया जाता है कभी कभी, तो हमको इसको भी डिटेल में पढ़ना है। फिर छत्तीसगढ़ का इतिहास और फिर अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, ठीक है। छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ेंगे, फिर अन्य महत्वपूर्ण तथ्य के अंतर्गत जो भी और बचा कुचा जो भी टॉपिक रहेगा उसको हम लोग इसमें कवर करेंगे। तो इस प्रकार से हमको पढ़ाई करना है। जितने भी मैं यहाँ पे टॉपिक बताया हूँ, टॉपिक को आप लोग नोट कर लें, एक सीक्वेंस में लिख लें, और जैसे जैसे मैं बताते जा रहा हूँ वैसे वैसे उसका आप लोग नोट्स बनाते हुए जाना है। हालांकि नोट्स तो आपको एप्लीकेशन में हमारा मिल जाएगा, जो ज्ञानदा IAS है वहाँ पे आपको इसका नोट्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको भी नोट्स बनाने हैं, साथ ही साथ आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। टॉपिक में पढ़ाते जाऊँगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करते हुए जाना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराऊँगा, लेकिन फिलहाल क्या है, आपको सीधा बुक उठा करके इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। टॉपिक खत्म होने के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करना ही है, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, कहीं ना कहीं आप फंस जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ना छोड़ें। चलिए अब देखते हैं छत्तीसगढ़ की स्थिति एवं विस्तार को। तो देखिए छत्तीसगढ़ की स्थिति एवं विस्तार, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा हम लोग भारत की स्थिति एवं विस्तार को देख लेते हैं कि भारत कहाँ पर है। इसको समझेंगे तभी तो हम लोग समझ पाएंगे कि छत्तीसगढ़ कहाँ पे है, ठीक है। तो देखिए ये हमारा पृथ्वी है, इसमें ध्यान देंगे। देखिए ये क्या है, भूमध्य रेखा। क्या है ये? भूमध्य रेखा है, और इसके ऊपर 23.5 डिग्री में ये इस प्रकार से ये क्या है, कर्क रेखा है, ठीक है। उत्तर साइड उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा से उत्तरी गोलार्ध में मतलब उत्तर साइड क्या है आपका कर्क रेखा है 23.5 डिग्री में, और नीचे साइड का जो 23.5 डिग्री की जो ये रेखा है, ठीक है, 23.5 डिग्री की जो दक्षिणी अक्षांश रेखा है वो क्या कहलाती है, मकर रेखा कहलाती है। उत्तरी अक्षांश रेखा, देखिए पहले आपको बता दूं, जितने भी इस प्रकार से मैं लाइन खींचूंगा, ठीक है, तिरछी जितने भी मैं लाइन खींचूंगा आपको इस प्रकार से, वो सभी के सभी अक्षांश रेखाएं हैं। क्या है वो? सभी अक्षांश रेखाएं। और इस प्रकार से जो मैं खड़ी लाइन जो खींचूंगा, ये सभी लाइन
देशांतर रेखाएं हैं। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ पे लिखा भी है, देखिए अक्षांश रेखाएं। ठीक है, जितने भी ये आपको तिरछी लाइन दिख रही है सभी अक्षांश रेखाएं हैं, और जितने भी इस प्रकार से आपको खड़ी लाइन दिखाई दे रही है इस प्रकार से ये सभी क्या है, देशांतर रेखाएं हैं। ठीक है, तो अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाओं में आपको अंतर समझना है। देखिए ये 30 डिग्री देशांतर रेखा है, ये 60 डिग्री देशांतर रेखा है इस तरह से, ये 90 डिग्री देशांतर रेखा है। ठीक है, ये 120 डिग्री है। तो इस प्रकार से सभी देशांतर रेखाएं हैं। वैसे ही यहाँ पे देखिए 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा है, यहाँ पे 30 डिग्री अक्षांश रेखा है, मतलब उत्तरी अक्षांश रेखा। हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो देशांतर रेखाएं हैं, तो 30 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा इसको हम बोल सकते हैं, इसको 60 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा बोल सकते हैं, इसको 90 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा बोल सकते हैं, क्योंकि पूर्व दिशा में है। वैसे ही इधर जितने भी रेखाएं हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 30 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा, 60 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा, और ये 90 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा। तो इस प्रकार से जितनी भी रेखाएं इधर है उसको क्या बोलेंगे, पश्चिमी देशांतर रेखा, और उधर पूर्वी देशांतर रेखाएं। नीचे है उसको दक्षिणी अक्षांश रेखाएं, और ऊपर है उसको उत्तरी अक्षांश रेखाएं। अब बताइए हमारा भारत कहाँ है? हमारा भारत कहाँ है? देखिए हमारा भारत कहाँ है, यहाँ पर है, हमारा भारत यहाँ पर है। अब ध्यान देंगे कि ये जो 30 अंश देशांतर रेखा है उसी के आसपास है, यहाँ पर 60 अंश देशांतर रेखा है उसके लगभग आसपास है, मतलब कि ये लगभग देखिए यहाँ पे है, तो 90 से थोड़ा ज़्यादा है, सॉरी ठीक है 90 ये याद रखिएगा, 30 बोल दिया था शायद मैंने। तो ये 60 और 90 के बीच में कहीं ना कहीं आ रहा है, हालांकि देखिए 90 से ही पार कर जा रहा है इस प्रकार से यहाँ पर। ठीक है, लेकिन लगभग आप देखिए ये लगभग 65 मान कर चलिए। ठीक है, 65 से लेकर के 92-93 के आसपास होगा। ठीक है, लगभग ऐसा दिख रहा है। तो इतना थोड़ा सा याद रखेंगे, आगे बताऊंगा आपको ये मैं क्या बताना चाहता हूँ। ठीक है, वैसे ही आप देखिए यहाँ पे 30 डिग्री अक्षांश रेखा ये है, 30 डिग्री अक्षांश रेखा ये कहीं ना कहीं यहाँ से गुजर रहा है, जबकि हमारा भारत यहाँ पे है। और वैसे ही ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार से जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमको ये भारत का दक्षिणतम बिंदु मिलेगा। तो इन सब चीज़ों को मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि देखिए एक बात तो आपको और यहाँ पे समझना है कि अभी मैं आपको क्या बताया कि ये क्या है, देशांतर रेखा है। ठीक है, क्या है, देशांतर रेखा है, 0 अंश देशांतर रेखा, और ये क्या है, अक्षांश रेखा है, 0 अंश अक्षांश रेखा। अब देखिएगा कहीं ना कहीं ये वाला भाग क्या है, दक्षिणी गोलार्ध है ये, और ये क्या है, उत्तरी गोलार्ध है। ठीक है, इधर क्या है, पूर्वी, और ये क्या है, ये पश्चिमी और ये पूर्वी। तो इस प्रकार से हमको ये भी याद रखना है। ठीक है, मतलब कि उत्तर दक्षिण, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है और ये पश्चिम है। ठीक है, याद रखिएगा। तो इस तरह से है। अब इसमें हमको ये समझना है कि हमारा भारत या फिर हमारा छत्तीसगढ़ कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो हम लोग कहाँ हैं, हम लोग कहाँ हैं, हम लोग उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित हैं। हमारा छत्तीसगढ़ हो या फिर हमारा भारत हो, हम कहाँ हैं, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। ये उत्तरी हुआ और ये पूर्वी हुआ, मतलब कि इस गोलार्ध में हम लोग हैं। देखिए इसमें हैं हम लोग, तो हम लोग किस में हैं, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। तो जितनी भी यहाँ पे मैं लाइन खींचते हुए जाऊंगा, जितने भी मैं लाइन खींचूंगा, मैं इस प्रकार जो तिरछी लाइन में खींचूंगा वो सभी क्या है, उत्तरी अक्षांश रेखा। वो सभी क्या है, उत्तरी अक्षांश रेखा। ये सभी क्या है, उत्तरी अक्षांश रेखा यहाँ पे मैं खींचूंगा। ठीक है, इस प्रकार जितने भी मैं लाइन खींच रहा हूँ वो अक्षांश रेखाएं हैं, वो क्या है, उत्तरी अक्षांश रेखा है। वैसे ही यहाँ पे जितनी भी इस प्रकार से मैं लाइन खींच रहा हूँ वो क्या है, पूर्वी देशांतर रेखाएं। तो मैं चाहे भारत के संदर्भ में हो चाहे छत्तीसगढ़ के संदर्भ में हो, मैं सिर्फ 2 ही शब्द का उपयोग करूंगा, एक उत्तरी
उत्तरी अक्षांश रेखा और दूसरा पूर्वी देशांतर रेखा। ठीक है, मतलब सिर्फ दो ही यहाँ पे टर्म मैं आपको बताते हुए जाऊँगा। कौन कौन सा? पूर्वी देशांतर रेखा और उत्तरी अक्षांश रेखाएं। अब देखिएगा, याद रखिएगा, पूर्वी देशांतर रेखा और उत्तरी अक्षांश रेखा। अब देखिए इसको, मैं आपको क्या क्या बोला हूं? पूर्वी देशांतर रेखा बोला हूं। ठीक, यहां पे लिखा हुआ है पूर्वी देशांतर रेखा। क्यों लिखा है, कहां पे लिखा है, आपको बताऊंगा। और क्या बोला हूं? उत्तरी अक्षांश रेखा मैं बोलूंगा। ठीक, उत्तरी अक्षांश रेखा लिखा हुआ है, उत्तरी अक्षांश रेखा यहां पर भी लिखा हुआ है। पूर्वी देशांतर मैं बोला था, हाँ बोलूंगा। ठीक है, ये क्या है? पूर्वी देशांतर रेखा। ये क्या है? उत्तरी अक्षांश रेखा। तो यहाँ पर जितना भी मैं शब्द यहाँ पे मतलब लिखा हुआ हूँ, जितने भी रेखाओं को लिखा हुआ हूँ, वो सभी क्या है? या तो पूर्वी देशांतर रेखा है या फिर उत्तरी अक्षांश रेखा है। ठीक है, तो ये सिर्फ 2 चीज़ को याद रखना है आपको। अब कैसे है मैं पूरा आपको डिटेल में बता चुका हूँ, इससे ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। अब देखिएगा, हम लोग सीधा मेन मुद्दे की बात पे आते हैं कि यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जो 24 अंश 5 मिनट की जो रेखा है, मतलब कि 24.5 जो 24 अंश 5 मिनट की जो रेखा है, उसको क्या बोलते हैं? उत्तरी अक्षांश रेखा। ठीक है, उत्तरी अक्षांश रेखा बोलते हैं। अच्छा देखिएगा, 24.5 इसको हम लोग नहीं बोल सकते क्योंकि यहाँ पे मिनट के फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? 24 अंश 5 मिनट की उत्तरी अक्षांश रेखा, हम लोग ये बोलेंगे। ठीक है, इसको 24.5 कब बोलते हैं? जब 24 अंश 30 मिनट लिखा रहता तो हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? 24 अंश 5 मिनट की जो उत्तरी अक्षांश रेखा है, वो छत्तीसगढ़ के सबसे उत्तर वाला बिंदु को टच करता है। ठीक है, ये क्या टच करती है? किसको? बलरामपुर। ठीक है, बलरामपुर, ये जो देखिए ये बलरामपुर है, ये क्या है? बलरामपुर जिला है। तो जो छत्तीसगढ़ का सबसे उत्तर वाला बिंदु है, वो किस रेखा को टच करती है? बलरामपुर जिला, बलरामपुर। देखो, छत्तीसगढ़ का जो उत्तर वाला बिंदु है किस रेखा को टच कर रही है? मतलब कौन सी रेखा है जो कि उत्तर वाले बिंदु को टच करते हुए जा रही है? वो कौन सी है? उत्तरी अक्षांश जो रेखा है, 24 अंश 5 मिनट की जो उत्तरी अक्षांश रेखा है, वो छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिला को स्पर्श करते हुए जा रही है। ठीक है, इसको हम लोग याद रखेंगे। दूसरा चीज, सबसे दक्षिण वाला बिंदु इस प्रकार से सुकमा में, ये कोंटा तहसील यहाँ पे है, तो सबसे दक्षिण वाला बिंदु कौन सी है? ठीक है, सुकमा तहसील। याद रखना, बस तहसील याद रखें, बाकी याद रखने की जरूरत नहीं है। तो सुकमा तहसील, वहाँ पे 17 अंश 46 मिनट की उत्तरी अक्षांश रेखा, ठीक है, छत्तीसगढ़ के दक्षिणतम बिंदु को स्पर्श करते हुए जा रही है। ठीक है, यहाँ पे ये इस प्रकार से है, ये इस तरह से। चलो नहीं बेटा, ठीक है, तो ये 17 अंश 46 मिनट की उत्तरी अक्षांश रेखा, देखो यहाँ पे दोनों जगह उत्तरी उत्तरी है। क्या है? दोनों जगह उत्तरी अक्षांश रेखा है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। मैं आपको समझा चुका हूँ कि उत्तरी हम लोग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम लोग उत्तरी गोलार्ध में स्थित हैं। ठीक है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित हैं, इसलिए यहाँ पर भी उत्तरी अक्षांश रेखा है 17 अंश 46 मिनट की, और ऊपर 24 अंश 5 मिनट की उत्तरी अक्षांश रेखा। ठीक है, उत्तर और दक्षिण, मतलब उत्तरतम बिंदु और दक्षिणतम बिंदु हम लोग देख लिए। अब देखिए, ये छत्तीसगढ़ का सबसे पूर्वी बिंदु, ठीक है, सबसे पूर्वी बिंदु जसपुर जिला में 84 अंश 25 मिनट की पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। ठीक, कहाँ से? जसपुर जिला से 84 अंश 25 मिनट की पूर्वी देशांतर रेखा यहाँ से गुजरती है। इसके बाद और क्या है? यहाँ पे, ठीक है, 80 अंश 15 मिनट की जो पूर्वी देशांतर रेखा है वो गुजर रही है। ठीक है, ये 80 अंश 15 मिनट की पूर्वी देशांतर रेखा यहाँ पे बीजापुर से बीजापुर को स्पर्श करते हुए गुजर रही है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? बीजापुर है।
चलिए, काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको ज़िले का नाम नहीं पता होगा, तो हालांकि हम लोग पढ़ते हुए जाएंगे। आपको मैं पूरा छत्तीसगढ़ का मैप कैसे बनाना है, सभी ज़िले को कैसे याद रखना है, इसको मैं आपको बताऊंगा। तो फिलहाल अभी सिर्फ इतना याद रखें, ठीक है। ये जसपुर जिला, ये बलरामपुर, ये बीजापुर और ये सुकमा, ठीक है। सिर्फ इतना याद रखें। तो सबसे उत्तर वाला बिंदु सबसे उत्तर वाला जो बिंदु है, ठीक है, बलरामपुर, मतलब उत्तर वाला जो जिला है वो कौन सा है, बलरामपुर है। और ये 24°5' के उत्तरी अक्षांश रेखा यहाँ से गुजरती है। सबसे दक्षिणतम जो पॉइंट है वहाँ से 17°46' के उत्तरी अक्षांश रेखा गुजरती है। सबसे पूर्वी बिंदु में 84°25' की पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। और यहाँ पे 80°15' की पूर्वी देशांतर रेखा यहाँ से गुजरती है, ठीक है, बीजापुर में। अब एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पे 2 रेखाएं, और मैं क्या बोल रहा हूँ, जो 23.5 की जो 23.5 उत्तरी गोलार्ध में जो रेखा है, ठीक है, मतलब कि उत्तरी अक्षांश जो रेखा है 23.5 की जो उत्तरी अक्षांश रेखा है उसको हम लोग कर्क रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 23.5 की जो उत्तरी अक्षांश रेखा है उसको क्या बोलते हैं? कर्क रेखा बोलते हैं। और दूसरी चीज़, हम लोग 23.5 की जो दक्षिणी अक्षांश रेखा है उसको क्या बोलते हैं? मकर रेखा बोलते हैं। लेकिन यहाँ मकर रेखा नहीं है, क्योंकि हम लोग तो उत्तरी गोलार्ध में हैं, तो हमको दक्षिणी गोलार्ध से कोई मतलब नहीं है। तो उत्तरी गोलार्ध में इसलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं? उत्तरी अक्षांश रेखा 23.5 की जो उत्तरी अक्षांश रेखा है उसको हम लोग कर्क रेखा बोलते हैं। और कर्क रेखा हमारे छत्तीसगढ़ के 3 जिले से होकर के गुजरती है। कौन कौन सा? कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर, ठीक है। ये 3 जिला है जहाँ से हमारी जो कर्क रेखा है वो गुजरती है छत्तीसगढ़ से, ठीक है। इसी प्रकार से जो भारतीय मानक समय रेखा है, भारतीय मानक समय रेखा वो छत्तीसगढ़ के 7 जिलों से होकर के गुजरती है। याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ के 7 जिलों से होकर के गुजरती है। अब भारतीय मानक समय रेखा है उसको ही मैं बताऊंगा आपको क्या है। इसके नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगा कि भारतीय मानक समय रेखा क्या है, बहुत डिटेल में मैं समझाऊंगा। तो ये जो 82.5 की पूर्वी देशांतर रेखा है, 82.5 की जो पूर्वी देशांतर रेखा है, इसको भारतीय मानक समय रेखा बोला जाता है, ठीक है। याद रखिएगा, भारतीय मानक समय रेखा किसको बोलते हैं? 82.5 की जो पूर्वी देशांतर रेखा है उसको हम लोग भारतीय मानक समय रेखा बोलते हैं, ठीक है। तो जो भारतीय मानक समय रेखा है वो छत्तीसगढ़ के सूरजपुर, कोरिया, कोरबा, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार, महासमुंद और गरियाबंद, ये 7 जिले हैं जहाँ से होकर के गुजरती है कौन? भारतीय मानक समय रेखा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। ये 7 जिले हैं जहाँ से भारतीय मानक समय रेखा, मतलब कि जो 82.5 के पूर्वी देशांतर रेखा है वो होकर के गुजरती है, ठीक है, 7 जिलों से छत्तीसगढ़ के। अब देखिए, भारतीय मानक समय रेखा वास्तव में है क्या, इसको हम लोग समझेंगे। देख लेते हैं पहले भारतीय मानक समय रेखा को, फिर ये जो महत्वपूर्ण तथ्य है छत्तीसगढ़ के संदर्भ में, या फिर छत्तीसगढ़ का जो स्थिति एवं विस्तार का जो डायरेक्ट जो फैक्चुअल क्वेश्चन जहाँ से बनता है, इसको हम लोग देखेंगे। देखें, ये जो मैं भारतीय मानक समय रेखा बताया हूँ, किसी किसी बुक में आपको कुछ और देखने को मिल सकता है, कहीं आपको इस प्रकार से यहाँ पे खींचा हुआ लाइन मिल सकता है देखने को, ठीक है, कहीं पे और कहीं पे देखने को मिल जाएगा। लेकिन आपको फिलहाल इसी को लेकर चलना है, क्योंकि आयोग अभी फिलहाल इसी जो लाइन है इसको मान करके चल रहा है, ठीक है। कभी कभी होता है कि व्यापम में कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें आंसर इसको लिया जाता है, और आपका CGPSC में आंसर इसको ले लिया जाता है। तो इस प्रकार से कभी कभी होता रहता है। लेकिन फिलहाल आपको अभी मैं जो बताया हूँ 7 जिलों का नाम, उसको याद रखना है, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद देखते हैं आगे। इसको मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले आपको भारतीय मानक समय रेखा क्या है इसको मैं समझा दे रहा हूं। तो देखिए, भारतीय मानक समय रेखा क्या है। तो सभी देशों के पास, ठीक है, जितने भी देश हैं सबके पास कोई ना कोई मानक समय रेखा होता ही है। तो जितने भी जो मानक समय रेखाएं हैं, देखो कुछ देश ऐसे भी हैं जो बड़े बड़े देश हैं जिनका एरिया बहुत बड़ा है, उनके पास 1 से अधिक मानक समय रेखा है, ठीक है, 1 से अधिक मानक समय रेखा। कुछ मतलब ऐसा है कि जो हमारे विश्व के काफ़ी सारे भाग में, ठीक है, ये जो लंदन, ठीक है, यहाँ पे एक स्थान है ग्रीनविच,
वहाँ का जो समय है उसको स्टैंडर्ड टाइम माना जाता है। ठीक है, देखिए आगे बता रहा हूँ आपको। देखो यहाँ पे हम लोग एक शब्द का यूज़ करेंगे GMT। ठीक है, ग्रीनविच मीन टाइम। क्या? ग्रीनविच मीन टाइम का उपयोग हम लोग करेंगे। तो ये जो ग्रीनविच मीन टाइम है, ग्रीनविच क्या है? ग्रीनविच लंदन में एक जगह है, लंदन में एक जगह है जहाँ का जो समय है इसको पूरे विश्व में एक मानक समय के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है, मतलब कि लंदन में एक जगह है, ग्रीनविच नाम का एक जगह है, यहाँ जो टाइम है, वहाँ का जो टाइम है इसको पूरे विश्व में हम लोग मानक समय रेखा के रूप में उपयोग करते हैं। और ये ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि हमको पता है एक समय ऐसा था कि अंग्रेज़ों का विश्व के बड़े भूभाग में मतलब अधिकार वो लोग जमा कर बैठे थे, कब्जा करके बैठे थे। ठीक है, शासन कर रहे थे। इस वजह से जो लंदन का जो ग्रीनविच जो जगह है, वहाँ का जो टाइम है उसको हम लोग मतलब कि पूरे विश्व में मतलब मानक समय रेखा के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है, और इसको GMT से दर्शाया जाता है। जो ग्रीनविच मीन टाइम है, मतलब कि जो ग्रीनविच लंदन का जो ग्रीनविच जो जगह है वहाँ का जो समय है इसको GMT से दर्शाया जाता है। अब इसके अलावा और दूसरे देशों की अगर हम बात करें, जैसे कि भारत की बात करें तो GMT प्लस से दर्शाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से कोई और देश हैं जिनका समय वहाँ के समय से कम चल रहा है तो उसको GMT माइनस से दर्शाते हैं। भारत का समय आगे है तो GMT प्लस से दर्शाते हैं। तो GMT प्लस या फिर GMT माइनस के माध्यम से दर्शाया जाता है। ठीक है, मतलब कि यहाँ से अगर समय अधिक है तो उसको प्लस और कम है तो माइनस। जैसे कि भारत का जो समय है वो 5.5 घंटा आगे है। ठीक है, भारत का जो समय है वो ग्रीनविच जो जगह है यहाँ के समय से, मतलब यहाँ जो समय है उससे हमारा भारत का जो समय है वो 5.5 घंटा आगे है, इसीलिए GMT प्लस से दर्शाया जाता है। ठीक है, GMT प्लस 5.5 घंटा। ठीक है, GMT प्लस 5.5 इस प्रकार से दर्शाया जाता है। ठीक है, 5 घंटा 30 मिनट इस प्रकार से इसको दर्शाया था GMT प्लस। ठीक है, मतलब कि 5.5 घंटा आगे चल रहे हैं। ठीक है, मतलब कि भारत का समय है वो ग्रीनविच मतलब लंदन के समय से 5.5 घंटा आगे है। अब देखिएगा इसमें जो IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या कौन सा है? यही है। कौन सा? GMT 5.5। ठीक है, ये क्या है? हमारा IST है जो अभी हम लोग देखे हैं, यही। इसमें GMT। ठीक है, GMT 5.5 ये जो लिखा हुआ है यही क्या है? भारतीय मानक समय रेखा है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है भारतीय मानक समय रेखा। ये तो भारतीय मानक जो समय रेखा है वो कहाँ का समय को लिया जाता है? तो प्रयागराज के निकट स्थित नैनी। ठीक है, नैनी एक जगह है, वहाँ का एक जो वेधशाला है वहाँ के समय को हम लोग IST के रूप में उपयोग करते हैं। मतलब कि जो नैनी में जो अभी समय है, मतलब कि प्रयागराज के जो नैनी में अभी समय है, जो समय है उसी को पूरे भारत में हम लोग स्टैंडर्ड टाइम के रूप में उपयोग करते हैं। ठीक है, मानक समय के रेखा के रूप में उपयोग करते हैं। इसी प्रकार से देखिए हमारे भारत में सिर्फ एक स्टैंडर्ड टाइम है, भारतीय मानक समय रेखा सिर्फ एक है। लेकिन अगर और देशों की बात करें, भारत के अलावा और जो बड़े बड़े देश हैं जैसे कि अमेरिका हो गया, रूस हो गया, अमेरिका, रूस, चीन, इन देशों में ऐसा है कि एक से अधिक मानक समय रेखा है। मतलब वहाँ एक से अधिक स्टैंडर्ड टाइम है। ठीक है, 4, 5, 6, 7 इस प्रकार से वहाँ और भी मतलब ज़्यादा स्टैंडर्ड टाइम है। हमारे भारत में सिर्फ एक ही स्टैंडर्ड टाइम है। ठीक है, चलिए तो इतना हम लोग समझ गए भारतीय मानक समय रेखा क्या होता है। अब थोड़ा सा जो यहाँ पे बचा खुचा जो प्रश्न है, बचा खुचा जो कॉन्सेप्ट है हमारे भारत का, इसको देख लेते हैं। ठीक है, फैक्चुअल प्रश्न यहाँ से बनता है। तो देखिएगा भारत का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है हम लोग देख लिए। ठीक है, देशांतर रेखा, पूर्वी देशांतर रेखा और उत्तरी अक्षांश रेखा को समझते हुए हम लोग कहाँ से कहाँ तक है। हमारा छत्तीसगढ़ और हमारा भारत, मतलब भारत को नहीं, भारत को तो हम लोग भारत के भूगोल में देखेंगे। छत्तीसगढ़ कहाँ से कहाँ तक है इसका विस्तार हम लोग देखें। अब देख लेते हैं छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल कितना है। तो छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल 1,65,000
1,35,191 वर्ग किलोमीटर। 1,35,191 वर्ग किलोमीटर है। कहीं कहीं आपको 192 देखने को मिल सकता है, कहीं कहीं पे कुछ और देखने को मिल जाएगा, लेकिन फिलहाल अभी आपको क्या लेना है, 191 लेकर के चलना है, ठीक है। क्योंकि आयोग के अनुसार अगर हम देखें तो अभी प्रश्न इस प्रकार से लिया जा रहा है। देखो, ऐसा था कि 2001 का जो जनगणना है उसमें 192 दर्शाया गया था, ठीक है। और अभी जो 2011 का जो जनगणना हम लोग पढ़ते हैं इसमें 191 हम लोग देखते हैं, ठीक है, 191, ठीक है, याद रखिएगा। तो इस प्रकार से ये है, फिलहाल अभी हमको 191 को याद रखना है, 1,35,191, 1,35,191, ठीक है, 1,35,191 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। क्या है, छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल है 1,35,191, ठीक है, ये है, याद रखना है। अब भारत के क्षेत्रफल का कितना है, 4.11% है। हमारा छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्रफल है वो भारत के क्षेत्रफल का 4.11% है। स्थान अगर देखें हम, मतलब भारत में अगर हमारे छत्तीसगढ़ का स्थान देखें तो 9वां स्थान है, ठीक है। भारत में हमारे छत्तीसगढ़ का स्थान कौन सा है, 9वां स्थान है, ठीक है। तो हम लोग क्षेत्रफल के अनुसार देख लिए। अब देखते हैं जनसंख्या के अनुसार, ठीक है। जनसंख्या के अनुसार हमारे भारत में छत्तीसगढ़ के स्थान कौन से हैं। तो हमारे छत्तीसगढ़ का जो जनसंख्या है वो है 2,55,00,000, याद रखिएगा, ठीक है, 2,55,00,000। और भारत में हमारे छत्तीसगढ़ का जो प्रतिशत अगर हम देखें, जनसंख्या का प्रतिशत देखें तो 2.11% है, ठीक है, याद रखिएगा इसको। ये 2.11%, यहाँ पे 4.11% देखे थे, ठीक है। यहाँ पे 2,55,00,000 हम लोग देख रहे हैं जनसंख्या, और क्षेत्रफल छत्तीसगढ़ का 1,35,191 वर्ग किलोमीटर देखे थे। स्थान हम लोग यहाँ पे 9वां देखे थे, यहाँ पे हम लोग देखेंगे 16वां स्थान, ठीक है। मतलब कि जनसंख्या की दृष्टि से हमारे भारत में हमारे छत्तीसगढ़ का स्थान 16वां स्थान है। छत्तीसगढ़ के पूर्व से पश्चिम की लंबाई देखें तो 435 किलोमीटर है, ठीक है। मतलब क्या है, ये पश्चिम और ये पूर्व, तो ये पूर्व से अगर पश्चिम की लंबाई देखें यहाँ इस प्रकार से, तो ये कितना है, 435 किलोमीटर। कितना है, 435 किलोमीटर, ठीक है। और वैसे ही अगर हम उत्तर से दक्षिण की लंबाई अगर हम देखें इस प्रकार से, तो अधिकतम लंबाई यहाँ पे लिया जाता है, अधिकतम लंबाई 700 से 800 किलोमीटर, ठीक है, 700 से 800 किलोमीटर। इस प्रकार से है छत्तीसगढ़ की पूर्व से पश्चिम की लंबाई, उत्तर से दक्षिण की लंबाई। अब एक चीज़ और यहाँ पे देखेंगे कि जो कर्क रेखा है और भारतीय मानक समय रेखा है, इन दोनों का कटान बिंदु भी कहीं पे होगा। तो इनका कटान बिंदु कोरिया में है, यहाँ पे सोनहट तहसील के पास कोरिया में इसका कटान बिंदु है, ठीक है। तो भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा, इन दोनों का कटान बिंदु कहाँ है, कोरिया जिले में है, याद रखिएगा, ठीक है। तो इतना फैक्ट इम्पॉर्टेंट है, और इसमें हम लोग लगभग सब कुछ देख लिए। देखिए, ठीक है, हम लोगों ने पहले तो सिलेबस देखा कि क्या क्या हमको पढ़ना है, फिर छत्तीसगढ़ की स्थिति एवं विस्तार हमने देखा, ठीक है, किस प्रकार से कहाँ तक छत्तीसगढ़ का विस्तार है, और उनका क्षेत्रफल के अनुसार और जनसंख्या के अनुसार हमारे भारत में स्थिति हमने देखा। छत्तीसगढ़ की लंबाई हमने देखा, चौड़ाई देखा, और ये तो हमने पहले देखा था कि किस प्रकार से हमारा जो भारत या फिर हम और हमारा छत्तीसगढ़ है उनका स्थिति पूरे अगर विश्व में देखें तो कहाँ पे है, ठीक, कौन कौन सी रेखा वहाँ से गुजर रही है। इसके बाद भारतीय मानक समय रेखा को हमने समझा कि भारतीय मानक समय रेखा वास्तव में क्या है, ठीक है। तो आज हम लोग सिर्फ इतना पढ़ें, और इसके बाद हम लोग और बचे कुछ जो भी टॉपिक है इसको हम लोग आगे पढ़ते हुए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग छत्तीसगढ़ राज्य गठन का जो घटनाक्रम है उसको देखेंगे, छत्तीसगढ़ के संदर्भ में जो सामान्य परिचय है उसको भी देखेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।